देखिए यूपीपीएससी आरओ जीएस पेपर 1 में 140 प्रश्न आते हैं और हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं, यानी टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन 200 अंक के हो गए। मेरिट इन दोनों को मिलाकर ही बनती है, 1/3 की माइनस मार्किंग है इसमें। इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है आरओ की, वो 400 नंबर की होती है। ठीक है, इंटरव्यू इसमें है नहीं और मेंस जो है वो डिसाइड करता है। प्रीलिम्स इसका क्वालिफाइड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट हैं इन सभी का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो और फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर। कोयम्बटूर, डिब्रूगढ़, हैदराबाद, कोच्चि। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का चाय शहर डिब्रूगढ़, मोतियों का शहर हैदराबाद, विश्व की काजू राजधानी कोच्चि। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीएससी आरओ में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की बात हो रही है, कोयम्बटूर सही है। भारत का चाय शहर असम का डिब्रूगढ़ सही है। मोतियों का शहर हैदराबाद ठीक है। विश्व की काजू राजधानी कोल्लम है, कोच्चि नहीं है। ठीक है, विश्व की काजू राजधानी कोल्लम, केरल का। न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व में। ठीक है, विश्व में प्रसिद्ध है काजू राजधानी के रूप में केरल का कोल्लम। जो केरल की कोच्चि है वो अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है उसको। लुसेंट जब पढ़ी होगी आपने तो ये सब देखा होगा। बाकी दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो तमिलनाडु का कोयम्बटूर है और भारत का चाय शहर असम का डिब्रूगढ़, मोतियों का शहर तेलंगाना का हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है राजस्थान के जयपुर में। कहाँ है, राजस्थान के जयपुर में। तो देखिए, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जो कृषि मंत्रालय के कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने और विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श तथा भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कृषि विपणन में शिक्षा पेश करने के लिए 8 अगस्त 1988 को राजस्थान के जयपुर में कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। और यह जो संस्थान है भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को समर्पित है, जहाँ से इसका पूरा नाम चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान पड़ा। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष, ठीक है, तथा कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं। ये कुछ अनुसंधान संस्थान और किस स्थान पर वो अवस्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़िएगा जरूर एक बार। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिंगलेपेट में है। ठीक है, चिंगलेपेट। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है कर्नाटक के मैसूर में है। केंद्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान महाराष्ट्र के पुणे में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान झारखंड के रांची में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोलकाता। और राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है, केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है धनबाद में। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ और फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हो, यूपीपीसीएस का भी और आरओ एआरओ का भी। एक है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में है, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, एफआरआई इसको बोलते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, उत्तराखंड के देहरादून में। और केंद्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान है महाराष्ट्र के मुंबई में। धौलावीरा जो कि एक हड़प्पा स्थल है, गुजरात में स्थित है ये। और इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये लूनी नदी के तट पर स्थित है, रण के कच्छ में स्थित है, जेपी जोशी द्वारा खोजा गया। ये सारे के सारे करेक्ट हैं बिल्कुल। गुजरात का धौलावीरा जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, लूनी नदी के तट पर स्थित है, रण के कच्छ में स्थित है, जेपी जोशी द्वारा खोजा गया। सारे के सारे करेक्ट हैं डी। ठीक है, सारे के सारे करेक्ट हैं धौलावीरा से रिलेटेड। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, तो एक और प्रश्न आ गया है सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर। यह है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, यह है जिस नदी के तट पर वो बसे हैं। बनावली घग्गर नदी के तट पर, लोथल भोगबा नदी के तट पर, राखी गढ़ी गंडक नदी के तट पर, और हड़प्पा जो है
रावी नदी के तट पर। वर्तमान स्थिति इनकी कहाँ पर है वो उनके सामने लिखी है। वनावली हरियाणा के फतेहाबाद में, और लोथल गुजरात में, राखीगढ़ी हिसार में हरियाणा में, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में। हड़प्पा रावी नदी के तट पर सही है, लोथल भोगबा नदी के तट पर सही है, वनावली घग्गर नदी के तट पर सही है, लेकिन राखीगढ़ी जो है वो गंडक नदी के तट पर नहीं है। किस नदी के तट पर है? वो है घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? किस राजवंश से था? महामेधवाहन वंश, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, कलिंग के राजा खारवेल महामेधवाहन वंश से जुड़े थे। महामेधवाहन वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग का एक प्राचीन शासक वंश था। देखिए, राजा खारवेल वंश के तीसरे शासक थे। ठीक है, और उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी के हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए भी प्रसिद्ध है, और उन्होंने 193 ईसा पूर्व से 170 ईसा पूर्व के बीच शासन किया, राजा खारवेल ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय हैं। चिन्मय मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। सी है इसका आंसर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया और सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 पुस्तकें लिखी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो, ठीक है, बैक टू योर वेदास का नारा दिया। और दयानंद आंग्ल वैदिक यानी डीएवी स्कूल की जो संस्था चलती है वो इन्हीं के प्रयासों की देन है। ठीक है, तो चिन्मय मिशन चिन्मयानंद स्वामी जी का है। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं? महात्मा गांधी, आगा खां, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खां। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। लखनऊ समझौता जो है दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के एक संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में जो है हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस के आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए, और लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया था। अंग्रेजों के द्वारा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत कुछ सामान्य मांगे हैं, जैसे कि परिषदों पर निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, प्रांतों में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए, सभी प्रांतों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए, और न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण या उसको अलग करना। 8वां प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये मैच करने के लिए पूछ लेते हैं इस तरह को। 1980 में, 1980। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 को वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मामलों या उसके सहायक या आनुषंगिक मामलों के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के मोड़ के लिए जो है केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। देखिए, 1988 में वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1980 में जो है संशोधन किया गया। 1988 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन किया गया। कुछ अतिरिक्त जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये भी मैच करने के लिए पूछ लेता है, इसकी सन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस वंश के हारने पर या हारने से मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ? नंद वंश।
देखिए, नंद वंश को उखाड़ फेंकने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। उसने आगे अपनी शक्तियों को भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में भी विस्तारित किया। मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक माना जाता है। 10वां प्रश्न है, इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 भारतीय संविधान के किस भाग में या पार्ट में, किस भाग या पार्ट से संबंधित है ये? भाग 2, भाग 1, भाग 3, भाग 4। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स हैं ये। अनुच्छेद 32, ठीक है, भाग 3 में है ये। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है और इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए न्यायिक आदेश क्षेत्राधिकार की प्रकृति विवेकाधीन होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किए गए जो 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं या जिनको बोलते हैं रिट, वो कौन कौन से हैं? वंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रक्रिया, परमादेश उत्प्रेषण और नज़रबंदी। देखिए, यह है संविधान का भाग, विषय वस्तु, अनुच्छेद। जैसे कि भाग 1 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 1 से 4 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। है क्या इसमें? संघ और उसके प्रदेश। भाग 2 में क्या है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप, 5 से 11 के बीच में अनुच्छेद। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में। भाग 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ पर हैं? वो इसी में अमेंड हुआ था, ठीक है। 4 का ए है वो और 51 का ए है वो, या का कह लो उसको। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्योंकि बाद में जोड़े गए वो, ठीक है। और वो कितने हैं? 11 हैं, 11 मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अर्थ है? त्रिपिटक, सत्य अहिंसा करुणा, शैल समाधि संघ या बुद्ध धम्म संघ। देखिए, वो 3 पिटक अलग हैं, सुत्त पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक, लेकिन यहाँ त्रिरत्न की बात हो रही है। त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धम्म या धर्म। तो संस्कृत में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? 3 रत्न। बुद्ध का मतलब क्या हो गया? प्रबुद्ध व्यक्ति, ठीक है। और धम्म या धर्म का मतलब उनकी शिक्षाएं जो हैं, उनके द्वारा दिए गए उपदेश, ठीक है। और संघ क्या है? संघ का मतलब है उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में। और इन्होंने जो है बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए इन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाता है। बुद्ध का मतलब होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। और इन्होंने सारनाथ में उत्तर प्रदेश में यानी बनारस में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ इनको, यानी इनकी मृत्यु हो गई। और त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक जो है सभी पाली भाषा में लिखा गया है, जो कि हैं 3, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये पिटक हैं वो त्रिरत्न थे, इन दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक सही सुमेलित नहीं है। यह पुस्तक, यह रचनाकार। स्वास्थ्य की कुंजी महात्मा गांधी, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, आर्कटिक होम इन द वेदास स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, आर्कटिक होम इन द वेदास तिलक की है, सरस्वती के नहीं है। बाकी स्वास्थ्य की कुंजी महात्मा गांधी सही है। और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया महात्मा जवाहरलाल नेहरू, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पूछते हैं एग्जाम में। तो आर्कटिक होम इन द वेदास जो है दयानंद सरस्वती के नहीं है, बल्कि बाल गंगाधर तिलक की है।
एक और प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही मेल है किसका। 3 है ये, और 3 ही विकल्प वाला ऑप्शन है। गीता रहस्य के सामने बाल गंगाधर तिलक लिखा है। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर। अनहैप्पी इंडिया के सामने लाला लाजपत राय। देखिए गीता रहस्य तो सही है, बाल गंगाधर तिलक। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर सही है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय भी सही है। सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों। डी है आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेल है। फिर से पुस्तकें आ गई क्या। गोल्डन थ्रेशोल्ड के सामने सरोजिनी नायडू लिखा है। द वर्ड्स ऑफ टाइम लता मंगेशकर। द ब्रोकन विंग इनी बेसेंट। बताइए कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित है। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू सही है पहला। द वर्ड्स ऑफ टाइम लता मंगेशकर की नहीं है, ये भी सरोजिनी नायडू की है। ब्रोकन विंग एनी बेसेंट की नहीं है, ये भी सरोजिनी नायडू की है। तो एक ही सही है केवल। तो सरोजिनी नायडू की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गई, द ब्रोकन विंग हो गई, डेथ एंड द स्प्रिंग हो गई, द वर्ड्स ऑफ टाइम हो गई, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ हो गई, और द सेप्ट्रेड फ्लूट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया हो गई, द फेदर ऑफ द डॉन। ये सभी रचनाएं जो है सरोजिनी नायडू की हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फेवरेट हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, डेथ एंड द स्प्रिंग। लेकिन सारी याद रखनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। बाणभट्ट जो हैं राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भवभूति कन्नौज के पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कन्नौज के थे क्या पृथ्वीराज चौहान। ये तो सब उल्टा पुल्टा कर रखा है यहाँ पर। देखिए बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। भवभूति यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। तो कुछ भी सही नहीं है इसमें, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। तो बाणभट्ट जो हैं राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, और भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हरिशैन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, इतना पढ़ा है आपने, पता ही होगा। ये तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो हरिशैन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिशैन द्वारा रचित 33 पंक्तियां हैं। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोतों में से एक है। समुद्रगुप्त की बात करें तो कई कवियों और विद्वानों का संरक्षक था समुद्रगुप्त, जिनमें से हरिशैन भी एक था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और उत्तराधिकारी था, और गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक था समुद्रगुप्त। नंबर 17 पर आ जाइए। 17वां प्रश्न है, किस वेद में सबसे प्राचीन वेद की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। प्रश्न कहना चाह रहा है सीधे इनडायरेक्टली कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ए है इसका आंसर। वेद कितने, ये चारों वेद। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद में वे विचार भी शामिल हैं जो भारत की जातियों यानी वर्ण की व्यवस्था के आधार के रूप में जो है काम करते हैं, और ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार वर्ण का अर्थ जो है समाज को वर्गों में क्रमबद्ध करना है। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यह है वेद और यह है ब्राह्मण ग्रंथ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है यूपी के एग्जाम में। जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किससे, कौशिकी ब्राह्मण का संबंध किससे, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे, और गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे। यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया है प्रश्न 2 बार कम से कम पिछले 10 वर्षों में। तो ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से सही है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से सही है, गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से सही है। लेकिन कौशिकी ब्राह्मण भी उसी से संबंध रखता है जिससे ऐतरेय ब्राह्मण रखता है, यानी ऋग्वेद से, सामवेद से नहीं। तो इनकरेक्ट दूसरा वाला हो गया, सही आंसर अपना बी हो गया। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण है और जो कौशिकी ब्राह्मण है वो दोनों के दोनों ऋग्वेद से ही संबंधित हैं, न कि सामवेद से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। इन चारों में से किसी एक की बात हो रही है। इसे दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक कहा जाता है, जो मामलुक वंश से संबंधित था। इसने 40 वफादार गुलाम अमीर की टुकड़ी का गठन किया, जिसे तुर्गान ए चहलगानी भी कहा जाता है। अब तो पहचान पड़ गई होगी। इसने चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल प्रस्तावित किया। इसने लाहौर के स्थान पर राजधानी दिल्ली को बनाया। किसकी बात हो रही है? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश? लाहौर से राजधानी दिल्ली ले गया था इल्तुतमिश। ठीक है, बी है इसका आंसर। सब कुछ तो क्वेश्चन में ही है, फिर एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। इल्तुतमिश को याद रखिए। अब ये प्रश्न आ गया है ज्योग्राफी का। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है ये। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ग्रैंड कैनियन एक घाटी का उदाहरण है जो अपरदन जन्य भूभाग है। कैनियन आमतौर पर क्षैतिज तलहटी चट्टानों में बनती है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। ये देखिए, तो 20 प्रश्न थे ये RO ARO के। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, आप PDF प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।